आज जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर डिस्कस करने से पहले एक टर्म डिस्कस करते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक बकेट है, बाल्टी है, और ये बाल्टी 10 लीटर की है। मैंने इसमें नल को खोल करके छोड़ दिया और इसमें पानी भर रहा है, तो होगा क्या, शुरू में पानी इसमें स्टोर होगा और ऐसे भरते भरते एक लिमिट ऐसी आएगी जब पूरी बाल्टी भर जाएगी। जब पूरी बाल्टी भर जाएगी और इसके बाद भी अगर हम पानी इसमें चलाना शुरू रखते हैं, जारी रखते हैं, तो क्या होगा, ये बाल्टी में ये जो पानी है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो कर जाएगा। इसी चीज को अब एक कंडक्टर के तरह समझते हैं। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर सपोज दैट मैक्सिमम 2 कूलम का चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर मैं इसको चार्ज देता हूं तो क्या होगा, ये इस चार्ज को शुरू में स्टोर करेगा, स्टोर करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा, लेकिन उसके बाद एक लिमिट ऐसी आएगी जब ये जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है उतना चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद जब हम चार्ज देंगे तो ये उस चार्ज को क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देगा। क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी कंडक्टर की एक चार्ज स्टोर करने की लिमिट होती है और मैक्सिमम जो वो चार्ज स्टोर कर सकता है उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है? किसी कंडक्टर की एबिलिटी है टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज। किसी कंडक्टर की एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस अगर 2 कूलम है तो ये मैक्सिमम है, इसको 2 कूलम चार्ज दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो वो चार्ज क्या करेगा, ये स्टोर नहीं करेगा बल्कि एटमॉस्फेयर में रेडिएट। अब हम क्या देखते हैं कि किसी कंडक्टर पे हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो KQ/R। Q यहां पर चार्ज है, K क्या है, 1/4πε0 है। तो हम क्या देखते हैं, अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब एक क्वांटिटी बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिलेशन बोलते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर का वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के या पोटेंशियल जो उस कंडक्टर पे आता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। हम कह क्या सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यही जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और अब अगर यहां से मैं C को देखना चाहूं तो C किसके इक्वल हो जाएगा, Q/V के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं C को डिफाइन करना चाहूं तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, न्यूमेरिकल टर्म में इसकी डेफिनेशन, अगर V को मान लो 1 वोल्ट है तो उस केस में Q किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। Q किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। यानी कि कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का उस चार्ज के इक्वल होता है जो उस पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो उस चार्ज के इक्वल होता है जो उसके सरफेस पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल। यहां से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि द कैपेसिटेंस of a conductor is numerically charged on it which create potential of 1 volt। जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कंडक्टर का
वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। किसके इक्वल होता है? क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? तो मैंने C के लिए बताया क्या होता है? Q/V। Q की यूनिट क्या होती है? कूलम पर वोल्ट। और इसको हम एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड। ठीक, तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैराड। अगर एक फैराड मुझे डिफाइन करना हो तो एक फैराड किसके इक्वल हो जाएगा? एक कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। यहां से एक फैराड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक फैराड किसी कंडक्टर का ऐसा कैपेसिटेंस है कि जब उसे एक कूलम चार्ज देंगे तो उस पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट होगा। यानी किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस अगर 1 फैराड है तो उस पर 1 कूलम का चार्ज देने पर क्या हो जाए? 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो जाए। या उसके रिवर्स कर सकते हैं कि if 1 coulomb charge creates a potential of 1 volt, then capacitance of conductor is 1 farad। 1 farad से कुछ छोटे यूनिट होते हैं जैसे मिली फैराड। मिली फैराड का मतलब होता है 10⁻³ फैराड। माइक्रो फैराड 10⁻⁻6 फैराड। नैनो फैराड 10⁻⁹ फैराड। और पीको फैराड, पीको फैराड मतलब होता है 10⁻12 फैराड। तो ये कुछ याद रखना है। मिली फैराड मतलब 10⁻³ फैराड, माइक्रो फैराड 10⁻⁶ फैराड, नैनो फैराड 10⁻⁹ फैराड और पीको फैराड 10⁻12 फैराड के इक्वल होता है। अब बात करते हैं कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है किस पे डिपेंड करता है? तो ध्यान रखना, किसी भी कंडक्टर का अगर फॉर्मूले में देखें तो C = Q/V आएगा। लेकिन ये ना तो इस Q पे डिपेंड करता है और ना ही इस V पे डिपेंड करता है। ये चीज अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक बकेट है। बकेट की कैपेसिटी जो मैक्सिमम इसमें पानी स्टोर करने की एबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? इसमें जो मैक्सिमम पानी स्टोर हो सकता है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इसके शेप और इसके साइज पे। इसके शेप पे डिपेंड करेगा, इसके साइज पे डिपेंड करेगा, कह लो कि लेंथ, एरिया और इसकी डेप्थ पे डिपेंड करेगा। तो इसके शेप और साइज पे डिपेंड करता है जो इसमें पानी स्टोर करने की एबिलिटी है, ना कि कितना इसमें पानी है। इसमें स्टोर क्या हो रहा है? पानी। तो जैसे जितना पानी है उसके बराबर क्या मान लेना? चार्ज मान लेना। चार्ज स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, बाल्टी स्टोर कर रहा है पानी। तो अगर नहीं समझ पा रहा है तो जितना इसमें पानी है, तो अगर मान लो कोई बाल्टी है ये 10 लीटर की है और इसमें 5 लीटर ही पानी है, 5 लीटर ही पानी है और बाल्टी का मैक्सिमम स्टोरेज क्या है? 10 लीटर। तो कैपेसिटेंस पे इसका 10 ही रहेगा ना। इस बात पे डिपेंड तो नहीं करेगा ना कि इसमें कितना लीटर पानी है। 5 लीटर पानी है तब भी इसका कैपेसिटेंस क्या है? 10 लीटर है। अगर इसमें पानी नहीं है, ये पूरा खाली है, तब भी इसकी कैपेसिटेंस क्या है? मैक्सिमम स्टोर, जितना पानी स्टोर कर सकता है 10 ही लीटर स्टोर कर सकता है। तो जितना उसमें अमाउंट है वो क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो क्या इस बात पे इसकी कैपेसिटी डिपेंड कर रही है कि उसमें कितना पानी है? नहीं, वो किस पे डिपेंड कर रही है? उसकी शेप और साइज। एक बार जो बन गया, अगर 10 लीटर की बाल्टी है तो वो 10 लीटर पानी ही स्टोर करेगा। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसमें 2 लीटर पानी है कि 3 लीटर पानी है कि 4 लीटर पानी है। तो एक बात तो ये हो गई कि इसके कितना पानी है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही कितना चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और पोटेंशियल इक्विवेलेंट होता है। पोटेंशियल अगर नहीं समझ में आया तो मैकेनिक्स में जो काम हाइट करता है, जैसे पानी अगर फ्लो करना चाहे तो पानी का फ्लो जो होता है वो हाइट से अधिक हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करता है। वाटर का फ्लो अधिक हाइट से कम हाइट की तरफ होता है। तो हाइट के टर्म में मान लो पोटेंशियल है, ऐसे ही चार्जेस का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इसमें कितनी हाइट तक पानी है, क्या इस बात पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा? नहीं। तो 10 लीटर है, 10 लीटर रहेगा, चाहे कम हाइट पे है चाहे ज्यादा हाइट पानी है। जो मैक्सिमम एबिलिटी है स्टोर करने की 10 लीटर है, तो इस हाइट पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का ना तो उसमें चार्ज पे डिपेंड करता है
और ना ही उस पर कितना फॉर्मूले को देख के लगता है कि इस पर डिपेंड करता है, लेकिन नहीं डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता किस पे है, अब क्वेश्चन उठता है तो ध्यान रखना है जनरली 3 चीज पे डिपेंड करता है। किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। किस पे? उसके शेप पे डिपेंड करेगा, उसके साइज पे डिपेंड करेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बाल्टी का एक उदाहरण ले लो। बाल्टी अगर चौड़ी है, शेप हमने चेंज कर लिया, उतनी ही हाइट का है, लेकिन चौड़ी बाल्टी है तो ज्यादा पानी स्टोर करेगा। तो देखो साइज हमने चेंज किया तो क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर ये बाल्टी इतनी हाइट का है, लेकिन मान लो ये बाल्टी ऐसे है और ये ऐसे है, तो ऑब्वियसली इसमें अलग पानी स्टोर होगा और इसमें अलग पानी स्टोर होगा। तो देखो शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, और इसके अलावा एक चीज और पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर के अंदर कौन सा मीडियम है, यानी कि उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? जो कैपेसिटर के अंदर जो मीडियम होता है उस पे डिपेंड करता है, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? के पे डिपेंड करता है। तो किसी भी कंडक्टर का या किसी कैपेसिटेंस जो होता है वो ध्यान रखना है, फॉर्मूले में सीधे सीधे Q बाई V आएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। न तो उस पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है इस पे डिपेंड करेगा, ना उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, बल्कि डिपेंड किस पे करेगा? उसके शेप पे डिपेंड करेगा, उसके साइज पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। उसके अंदर जो मीडियम है उस मीडियम पे डिपेंड करेगा। अब अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो सपोज दैट मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं और एक ग्राफ खींचता हूं किसके बीच में? Q और V के बीच में। मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है? Q इज इक्वल टू क्या है? C इंटू V। तो देखो जिसके बीच में मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं उसका पावर 1 1 है। तो जब पावर 1 1 होता है तो ऐसे केस में एक लीनियर इक्वेशन बनता है, और चूंकि कोई यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं है तो ये ग्राफ बनेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। और अगर मैं देखूं यहाँ पर तो अगर इक्वेशन देखते हैं तो y इक्वल टू क्या है? ये mx की तरह है। तो इसका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा? इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? C को रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर Q वर्सेस V का एक ग्राफ प्लॉट करें, चार्ज और V का एक ग्राफ प्लॉट करें, तो जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने ग्राफ दे दिया ऐसे कि 2 कैपेसिटर है और यहाँ पर Q है, यहाँ पर V है, और ये C1 है और ये C2 है, और आपको ये बताना है कि C1 C2 में से कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा। तो देखो यहाँ पर सीधे सीधे अगर मुझे ये पता है कि इस ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? C को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? ज्यादा होगी, और जिस ग्राफ का स्लोप कम होगा उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? कम होगी। तो मैं सीधे सीधे देख कर रहा हूं कि इसका स्लोप क्या है? ज्यादा है। तो इस इक्वेशन में क्या कर सकता हूं कि C2 C1 से ज्यादा, C2 C1 से ज्यादा होगा। अब कभी कभी घुमा देते हैं, घुमा क्या करते हैं, यहां पर V ले लेते हैं और यहां पर Q ले लेते हैं। ध्यान रखो पहले क्या था? y एक्सिस पे चार्ज था और x एक्सिस पे क्या था? पोटेंशियल था। अभी क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया और सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया कि ये C1 है और ये C2 है। तो अभी देखो अब क्या होगा? इस उल्टा हो गया ना, तो इस केस में इसका स्लोप C को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप जो होगा 1/c को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप किसके इक्वल होता है? स्लोप होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो यहाँ पर v बाई स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा v बाई डेल्टा q हो जाएगा ना, तो वो 1/c के इक्वल आ जाएगा। तो अगर चेंज कर दिया, y एक्सिस पे क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, और x एक्सिस पे अगर चार्ज दे दिया तो इस केस में ध्यान रखना स्लोप जो होगा 1/c को रिप्रेजेंट करेगा। और चूंकि इसका स्लोप ज्यादा है, देखो इसका स्लोप ज्यादा है तो ये वाला कैपेसिटेंस क्या होगा? कम होगा, और इसका स्लोप कम है। इस केस में अगर इसका स्लोप कम है तो इसका कैपेसिटेंस तो 1/c है ना, तो इस केस में C2 विल बी ग्रेटर देन C1 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं
बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक, अगर Q वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करें तो उस केस में ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? C को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर V बाई Q को रिप्रेजेंट अगर स्लोप है और y एक्सिस पे पोटेंशियल है और x एक्सिस पे चार्ज है, तो उस केस में जो स्लोप होगा 1 बाई C को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 बाई C को रिप्रेजेंट। अब अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है किसी भी कंडक्टर या शेप ऑफ कंडक्टर के कारण, तो उसका तरीका क्या है? तो देखो मेरे पास क्या तरीका है, C किसके इक्वल होता है? Q बाई V के इक्वल होता है। तो V Q तो ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? उस पे कितना पोटेंशियल आ रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर पोटेंशियल नहीं पता है तो पोटेंशियल निकाल लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट हमें पोटेंशियल ना निकाल पाए, तो उस केस में हम पहले कहां से जाएंगे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर हो गया तो पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, तो V जो हो जाएगा वो E इंटू आर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर V किसके इक्वल होता है? K Q बाई R होता है, और E क्या होता है? K Q बाई R स्क्वायर होता है। तो अगर मैं E को R से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे V मिल जाएगा? देखो R से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे R बच जाएगा, तो E इंटू R किसके इक्वल हो जाएगा? V के इक्वल हो जाएगा। तो देखो दो तरीके हमारे पास। जब हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसी भी कैलकुलेट करना हो तो हमारा टारगेट क्या होगा? उसके पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर हमें डायरेक्ट पोटेंशियल निकल जाए, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्ट पोटेंशियल ना निकले, बल्कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है सपोज दैट, और स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस एज्यूम कर लेते हैं r है, और इस पे मैंने कुछ चार्ज दे रखा है। कंडक्टर है, ध्यान रखना क्या है? ये कंडक्टर है। ठीक, इस पे कुछ चार्ज दे रखा है। कितना चार्ज दे रखा है? Q अमाउंट पे चार्ज दे रखा है। तो इस केस में देखो मैंने क्या बताया, पहले अगर पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो द बेस्ट है, नहीं तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे फिर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में पोटेंशियल निकालना मेरा बहुत आसान है कि C किसके इक्वल होता है? C होता है Q बाई V। इस केस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब देखो हमने सरफेस पे ही क्यों निकाला पोटेंशियल? क्योंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे जो भी चार्ज देते हैं वो कहां पर लाई करता है? उसके सरफेस पे लाई करता है। कंडक्टर पे जो भी हम चार्ज देते हैं वो कहां पर लाई करता है? वो उसके सरफेस पे ही लाई करता है। इसलिए मैंने पोटेंशियल कहां निकाला? इसके सरफेस पे। अब फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R हो जाएगा। पोटेंशियल निकल गया, अब तो बहुत आसानी से कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो जाएगा? कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C Q बाई V, या Q बाई V किसके इक्वल है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। Q से Q कट जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो C मेरे को क्या मिल जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R मिल जाएगा। तो स्फेरिकल कंडक्टर की अगर बात करें तो स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होती है। स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होती है। और हमें क्या पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? 9 × 10⁹। तो जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 पाई 9 × 10⁹ लिख सकता हूँ। अगर यहाँ वैल्यू पुट करूंगा इसको तो C किसके इक्वल मिल जाएगा? C के इक्वल मिल जाएगा R अपॉन 9 × 10⁹। अब
एक ऐसी सिचुएशन में एज्यूम करते हैं कि मान लो मुझे एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर बनाना है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है। अगर C 1 फैराड है, ऐसा कैपेसिटर बनाना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, C के लिए फॉर्मूला क्या है, R/9 × 10⁹, ये 1 फैराड है तो इज इक्वल टू R/9 × 10⁹, या R इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ मीटर। ध्यान, एक फैराड का कैपेसिटर बनाने के लिए हमें इस साइज का क्या होना पड़ेगा, कंडक्टर लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं कंपैरिजन समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए अर्थ की रेडियस देख लो। अर्थ की रेडियस होती है 6.4 × 10⁶ मीटर, 6400 किलोमीटर होता है। अर्थ की रेडियस ये है। अब देखो, अगर पावर के ऊपर कंपैरिजन करें, अगर मैं बाकी कुछ ना भी देखें, केवल पावर को कंपैरिजन करें, देखो यहाँ 10⁹ है और यहाँ 10⁻⁴ क्या है 6 है, तो पावर में पावर 3 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि 1000 गुना का डिफरेंस है। यानी एक फैराड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बनाना चाहते हैं, एक फैराड कैपेसिटेंस का, तो ऐसे कैपेसिटर का जो रेडियस होना चाहिए वो अर्थ के रेडियस से भी 1000 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर होगा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, इस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर सीधे सीधे आपको याद रखना है कि अगर एक फैराड का कैपेसिटर है तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 9 × 10⁹ मीटर के बराबर होना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो अर्थ को ही हमने मान लिया कैपेसिटर है। अगर अर्थ को हमने सपोज कर दिया कि अर्थ एक कैपेसिटर है, इफ अर्थ इज supposed to be कैपेसिटर, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। तो अर्थ की कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, R/9 × 10⁹ या 4π, C के लिए क्या फॉर्मूला है 4πε0 × R, और ε0 4πε0 की वैल्यू कितनी है 1/, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹ होती है। तो यहाँ पर अगर R की मैं वैल्यू रख दूं, R की वैल्यू ये है, रेडियस ऑफ अर्थ ये है 6.4 × 10⁶/9 × 10⁹, ऐसा रखो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.711 × 10⁻³ फैराड, या माइक्रो फैराड में निकालो तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो माइक्रो, क्योंकि एक फैराड में क्या होता है 10⁶ माइक्रो फैराड होता है ना, एक माइक्रो फैराड में 10⁻⁶ फैराड, तो उल्टा करेंगे तो 10⁶ फैराड हो जाएगा। तो अगर निकालना चाहे तो 711 × 10⁻³ -3 × 10⁶ माइक्रो फैराड आ जाएगा, और ये पावर मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ बच जाएगा, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा 711 माइक्रो फैराड। तो ये कैलकुलेशन की याद रखने वाली चीज होती है कि अर्थ को ही अगर हम एक कैपेसिटर मान ले तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी 711 माइक्रो फैराड में। ध्यान रखो कैपेसिटी, इसीलिए कहा कि 1 फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, क्योंकि एक फैराड कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस बनाना है तो रेडियस क्या होनी चाहिए 9 × 10⁹ मीटर होनी चाहिए। और अगर अर्थ को एक कैपेसिटर मान ले तो उस केस में उसकी कैपेसिटी क्या आएगी 711 माइक्रो फैराड।